सिड राइट्स के मुअज़्ज़ज़ सामीन को खुश आमदीद। दोस्तों, ख्वाबों की ज़िंदगी में क्या हकीकत है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ये ख्वाब एक भयानक और डरावनी हकीकत मेरे सामने लाएगा ये तो मैंने कभी भी ना सोचा था। जी हाँ, बिल्कुल, आज की हमारी कहानी एक ख्वाब की गिरदा गिर्द घूमती है जिसकी हकीकत बहुत ही डरावनी और भयानक गुजरी। ये कहानी मेरी आप बीती है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले तमाम सामीन से रिक्वेस्ट है कि जिन सामीन ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि उन्हें हमारी आने वाली हर कहानी बर वक्त मिलती रहे। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। मैंने ख्वाबों को ज़िंदगी में कभी भी अहमियत नहीं दी थी। बहुत से लोगों की तरह मैं भी ख्वाबों की हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ न रखता था। मेरी नज़र में ख्वाब एक ऐसा अमल था जो हर इंसान के साथ सोते में गुजरता है और हकीकत ज़िंदगी में इसका कोई भी वजूद नहीं होता या इसका कोई भी असर हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज नहीं होता। लेकिन एक अजीबो गरीब वाक़ये ने मेरी सोच को यकसर बदल कर रख दिया। इस अजीबो गरीब वाक़ये का एक एक हिस्सा मेरे ख्वाबों से जुड़ा हुआ था जो मुझे अक्सर दिखाई देते थे। बुलंदो बाला शानदार इमारत, सफ़ेद लिबादे में मलबूस एक कम उम्र लड़की जो बहुत ही परेशान अक्सर मुझे दिखाई देती थी। बड़े से महल में एक शानदार लान जिसमें एक जनाजा रखा हुआ था और उसमें अक्सर लोगों की कसीर तादाद मौजूद होती। ये ख्वाब आए रोज़ मुझे तंग किया करता था और मैं अक्सर हड़बड़ा कर उठ बैठता था। दोस्तों, पढ़ने पढ़ाने के शौक़ ने मुझे कलम तो थमा दिया था और अब मैं एक अदीब बन गया था। रुपए पैसे की फरावानी भी मुझे बहुत थी जिसका असर यूं हुआ कि मैं सैलानी बन गया। मैं कुदरती हसीन नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए किसी न किसी सेहत अफ़ज़ा मकाम की तरफ चल पड़ता तो साथ में अपना कागज़ कलम भी साथ ले जाता। बहुत से मकामात पर मैं नज़में और शहकार तहरीरें लिखता था, मगर कभी सोचा न था मैंने कि इस बार कुदरत मुझसे ऐसी तहरीर लिखवाएगी जिसका एक किरदार मैं खुद हूँगा। इस बार मैंने सैर व तफरीह के लिए सवात का इंतखाब किया। वहाँ मुझे एक शानदार होटल में क़याम का मौका मिला। ऐसा पुरसकून माहौल और राहत हासिल हुई कि दिल की अथाह गहराइयों से मैं झूम उठा। होटल मैनेजर से चाबी पकड़ी और अपने रूम में आ गया। शीशे की तरह चमकता दमकता कमरा, फर्श पर बिछे मखमली कालीन, दीवारों पर आवेजा कदीम सकाफत को उजागर करती दीदा ज़ेब मुसव्वरी और छतों पर लगे नफ्सो नफीस बेशुमार कीमती फानूस जहां कमरे की रौनक बढ़ा रहे थे, वही मेरे दिल पर भी उनका बहुत गहरा असर हो रहा था। लेकिन अचानक ही मुझे वहां हैरत का शदीद झटका लगा कि ये तो वही इमारत है जिसे मैं अक्सर अपने ख्वाबों में देखता हूं। बहरहाल मैं इस खलवत में नाकाबिले बयान सुकून को महसूस कर रहा था। लेकिन अचानक इस सब को महसूस करते हुए कब मुझे नींद ने अपनी आगोश में आ लिया कि ये मैं भी नहीं जानता। मैं कई घंटे पुरसकून नींद लेने के बाद अभी ही जागा था। अभी तक मैं इसी आलमे महवियत में था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक आवाज़ मेरे कानों से टकराई, सर आप डिनर में क्या लेंगे? होटल के मुलाजिम ने कॉफ़ी का कप मेज़ पे रखते हुए मुझसे पूछा था। जवाबन मैंने उसे खाना लाने के लिए भेजा। जब मैं खाना खा चुका तो फरागत पाने के बाद मैं कलम संभाल कर बैठ गया था। मौसम की जोलानियाँ अपने अरूज पर थीं। तूफ़ानी बारिशें होटल की मजबूत खिड़कियों के साथ दीवाना वार टकरा रही थीं। न जाने क्यों पहली बार मुझे कहानी लिखने में मुश्किलात हो रही थीं। कलम बार बार रुक जाता था, मेरा ध्यान भटक जाता। मैं इसी परेशानी और कश्मकश में उलझा हुआ था कि एक सर्द हवा का झोंका, बल्कि बर्फ़ की मानद झोंका मेरे करीब से गुजर गया। खिड़कियां दरवाजे बंद थे। आतिशदान ने माहौल को खूब गरमाया हुआ था, तो फिर ये सर्द झोंका कहाँ से आया? मैं एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया।
शायद कमरे में तो कोई ऐसी जगह ना होगी जहां से ये हवा का झोंका अंदर आया था। मैंने लाख इधर उधर नजर घुमाई, मगर कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जिससे हवा का झोंका अंदर आता। सो मैंने अपना वहम जाना और दोबारा से लिखना शुरू कर दिया। अभी चंद अल्फाज ही लिखे होंगे कि खाली वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आने लगी, जिसने मेरे होश खता कर दिए। मुझे यूं महसूस हो रहा था कि जैसे कोई वॉश बेसन का नल खोलकर बंद कर रहा हो। मैं तेजी से उठा और वॉशरूम की जानिब बढ़ा ताकि उसे बंद कर सकूं। वॉश बेसन के नल से वाकई पानी बह रहा था। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। इस कमरे का वाहिद मक्की मैं हूं, कोई मेरा रूममेट भी नहीं। तो फिर नल किसने खोला? शायद मुझसे पहले जो लोग इस कमरे में ठहरे होंगे वो नल खुला छोड़ गए होंगे। जब पानी आया होगा तो उसने बहना शुरू कर दिया होगा। मैंने खुद से ही सोच के अपने दिल को और जहन को तसल्ली दे ली। अचानक ही मुझे लगा कि मेरा हाथ किसी अनदेखे वजूद से टकरा गया है। मुझे यूं महसूस हुआ कि जब मैं नल बंद करने लगा था तो अचानक मुझे दूसरा हाथ भी नल बंद करने के लिए महसूस हुआ था। लेकिन मैंने अपना वहम जानकर अपने दिल को थपकी दी। मेरा दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। बेख्तियार मेरी नजर वॉश बेसन के ऊपर लगे आईने पर जा पड़ी। कोई गैर वाज़ेह सा अक्स एक लम्हे के लिए आईने में दिखाई दिया और फिर गायब हो गया। इसके साथ ही बादल जोर से गरजा कि कानों के पर्दे फटने लगे और मेरे बदन के बाल खड़े हो गए। बारिश का शोर माहौल को मजीद खौफनाक बना रहा था। बादल जोर से गरज रहे थे और मेरे अवसान खता होने लगे। तो मैं तेजी से नल बंद करके बाहर की तरफ भागा। फूली सांसों को दुरुस्त करने लगा। अब मैं अपने बेड पे आ बैठा। लिखने में पहले जैसी यकसोई नहीं थी। सो मैंने लाइट ऑफ की और सोने के लिए लिहाफ में दुबक गया। अभी मैं सोया ही था कि फिर से वही ख्वाबों का सिलसिला शुरू होने लग गया। इंसानी कद के बराबर सफ़ेद सा ह्योला कमरे में चलता फिरता वाज़ेह सा दिखाई दिया। ये ह्योला किसी मर्द का या औरत का था, मैं ये नहीं जान पाया, लेकिन इसकी चाल में एक अनजाना सा इस्तराब था। फिर कुछ सरगोशियां होने लगी। मक्खियों की भिनभिनाहट जैसी आवाज़ें मेरे कानों के करीब सुनाई दी। मुझे यहाँ से निकालो, मुझे गुस्ल दो, मुझे मट्टी में उतारो। ये अल्फाज सुनते ही मेरी आंख खुल गई और मेरे जिस्म पे कपकपी सी तारी हो गई। मेरे कमरे में सुर्ख रंग की लाइट लगी हुई थी, जिसकी धीमी धीमी रोशनी से कमरे का माहौल और भी पुरअसरार हो रहा था। मैं आंखें फाड़े अंधेरे में इधर उधर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक सफ़ेद से ह्योले के अलावा मुझे और कुछ नजर न आया। ख्वाब के एक एक हिस्से पर बारीक बीनी से गौर कर रहा था। वो मबहम आवाज़ें मेरी समात में अब तक हलचल मचा रही थी। मजबूत आसाब का होते हुए भी मैं घबरा गया था। मुझे अपने ऊपर गुस्सा भी आने लगा कि मैं यहाँ अकेला क्यों आया हूँ। किसी दोस्त को साथ ना लाकर शायद गलती की है। मैं अभी इन्हीं सोचों में डूबा हुआ था कि वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ फिर आने लगी। मेरा दिल फिर जोर से धड़का, जैसे कोई वहशी वीराने में ढोल पीट रहा हो। दरवाजे के सख्त कब्जों से आवाज़ बुलंद हुई। वॉशरूम का दरवाज़ा एकदम ही बंद हो गया था। मैंने हिम्मत की और वॉशरूम जा पहुंचा। लरसते हुए हाथों से जब दरवाज़ा खोला तो क्या देखता हूं कि अंदर मुकम्मल अंधेरे का राज था। वॉश बेसन के नल से एक बार फिर पानी बह रहा था। मेरी आंखें हैरत से फटी जा रही थीं। या खुदा, मैंने तो अभी ये नल खुद बंद किया था, तो फिर ये कैसे खुल गया? मैंने नल दोबारा बंद किया तो मेरी नज़र बाथरूम में मौजूद 3 मोटे चूहों पर पड़ी, जो मेरी तरफ मुतवज्जा थे और टुकर टुकर मेरी तरफ देख रहे थे। मगर मेरे देखने पर वो बेखौफ अंदाज में मुझे देखते रहे। उनकी आंखों से वहशत टपक रही थी। मैंने खौफजदा होकर दरवाज़ा बंद किया और आकर अपने बेड पर लेट गया था। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा और यूं ही सोचते सोचते अजान सहर मेरे कानों में आ पड़ी। जब मैंने आज़ान सुनी तो मेरे खौफ में कुछ कमी आई, मगर पूरी रात मेरे साथ क्या मुअम्मा हुआ ये मैं हल न कर पाया था।
सारी रात जहां बेआरामी के बायस मेरा सर बोझल हुआ जा रहा था, वक्फे वक्फे से सड़े हुए गोश्त की बदबू ने मेरे दिलो दिमाग को चकरा के रख दिया था। सुबह जब होटल का उम्र रसीदा मुलाजिम नाश्ता लेकर आया तो मैंने उससे पूछा, ऐ बुजुर्ग, क्या आप जानते हैं कि मुझसे पहले इस रूम में कौन लोग ठहरे थे? मेरे सवाल पर उस आदमी ने मेरी तरफ गौर से देखा। उसके माथे पर गहरी होती शिकने मुझे हैरत में डाल गईं। उसने घबराती हुई आवाज में जवाब दिया, सर, चंद रोज पहले इस होटल में एक ऑफिस ट्रिप आया था। उसमें एक लड़की भी थी जो पुरइसरार तौर पर लापता हो गई थी। बहुत तलाश करने के बावजूद भी उसका कुछ अता पता ना मिला। आखिरकार वो लोग थक हार कर वापस चले गए। मुलाजिम ने यह मुख्तसर सा जवाब दिया और तेजी से बाहर निकल गया। मेरे जहन में अभी बहुत से सवालात कुलबुला रहे थे। मैं अब एक पल भी इस होटल में रहना नहीं चाहता था। लेकिन बारिश अभी भी हो रही थी। बादलों ने दिन में रात का समा कर रखा था। मैंने सामान पकड़ा और वापसी का इरादा बांध दिया। तूफानी बारिशों के बायस आमदो रफ्त का निज़ाम भी मुअत्तल होकर रह गया था। सर, मौसम इंतहाई ख़राब है। शदीद तूफान और बर्फबारी के बायस बहुत से हादसे हो रहे हैं। आपका इस वक्त जाना मुनासिब ना होगा, और अगर आप ऐसा कोई फैसला करते हैं तो अपनी जान को खुद ही मुसीबत में डालने के मुतरादिफ होगा। होटल मैनेजर ने चाबी पकड़ते हुए मुखलिसाना मशवरा दिया था। तो फिर मेरा कमरा बदल दे। मैंने एक पल सोचे समझे बिना उसे फौरन जवाब दिया, सॉरी सर, इस वक्त तमाम रूम बुक हैं। मैनेजर की यह बात सुनकर मैं दोबारा कमरे में आ गया था, जबकि रात के तस्वुर से ही मुझे शदीद वहशत हो रही थी। इसके बाद 2 रातें पुरसकून गुजर गईं। कोई नाखुशगवार वाकया रोनुमाना हुआ। मैं मुतमईन हो गया और ये सोचने लगा कि ये सब शायद मेरा वहम था। हाँ, अलबत्ता ख्वाबों का सिलसिला अब भी जारी था, और वो अजीबो गरीब सरगोशियां सारी रात मेरे कानों में सुनाई देती। लेकिन मैं सुबह उठते ही वो सब कुछ भूल जाता था। इस दिन भी मैं अलल सुबह अपना कैमरा पकड़ता हुआ सैरो तफरीह की तरफ निकल गया। कुदरती मनाजरों को कैमरे की आंख में महफूज करता रहा। उन हसीन नज़ारों में खोकर चंद रोज पहले की पुरसरारियत मुकम्मल तौर पर फरामोश कर बैठा था। शाम को अपने रूम में वापस आया और कहानी लिखने में मगन हो गया। बस इसी तरह से 3-4 दिन और गुजर गए। एक शाम होटल वापस आया तो रूम में तब्दीली का एहसास हुआ। मेरा सामान बिखरा पड़ा था। मेरी तहरीर के सफ़ात भी बिखरे हुए फर्श पर पड़े थे, जैसे तंदो तेज हवा ने सब कुछ उलट पलट कर रख दिया हो। मैं सख्त हैरान हुआ। होटल मुलाजिम से बात पुरस भी की तो उसके मुख्तसर जवाब ने मुझे लाजवाब कर दिया। सर, आप रूम की चाबी अपने हाथ से मैनेजर साहब को दे गए थे, तो आपकी वापसी तक चाबी उनके पास ही अमानत होती है। मैं उसका ये जवाब सुनकर मैनेजर की तरफ लपका। मैंने उससे अलमारी की चाबी मांगी कि जितने दिन मैं यहाँ हूँ अपना सामान हिफाजत से इसमें रख दिया करो। असल में आपसे पहले जो लोग यहाँ ठहरे थे वो गलती से चाबी अपने साथ ले गए हैं, इसलिए फिलहाल ये अलमारी नहीं खोली जा सकती। मैनेजर ने मुझे उलझा दिया था। मैंने मैनेजर का ये जवाब सुनकर फौरन ही पूछा, क्या तुम्हारे होटल में किसी लॉक मास्टर की सर्विस नहीं? तो फौरन ही उसे बुला लो, नई चाबी बनवाओ ताकि मैं अपना सामान रख सकूं। सर, अभी मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र ये मुश्किल है। चंद रोज मजीद इंतजार कर ले तो कोई लॉक मास्टर भी आ ही जाएगा। मैनेजर मुझे यह टका सा जवाब देके चला गया। वो पुरइसरार वाकयात जो काफ़ी दिनों से बंद थे, उनका सिलसिला अब फिर से चल पड़ा था। मेरी कहानी का रोज़ कोई ना कोई सफ़ा गुम होने लगा था। मैं अपना सामान बैग में रख कर जाता था, मगर नतीजा सिफर का सिफर ही रहता। ऐसा लगता था कि जैसे कोई नहीं चाहता कि मैं इस कहानी को मुकम्मल करूं। मेरी कहानी पहले ही मुश्किलात का शिकार थी और इन वाकयात ने तो मेरा ध्यान भी भटका दिया था। सड़े हुए गोश्त की बदबू पहले ही मेरे जहन पर हावी थी और अब तो पहले से ज़्यादा आने लगी थी। मैं मुलाजिम से पूछता तो वो ला इल्मी का इजहार करता। आईने में गैर वाज़ेह सा अक्स मुझे हमेशा दिखाई देता था, जो एक लम्हे के लिए तो आता फिर नज़रों से ओझल हो जाता था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आती और फिर खुद ब खुद बंद हो जाती। सरगोशियाँ अब जागने में भी सुनाई देने लगी थी। आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा था? ये एक मुअम्मा था
जो हल होने में नहीं आ रहा था। बस एक शाम मौसम बहुत हसीन हो रहा था। मैंने कैमरा पकड़ा और रूम से निकलने ही लगा था कि हवा का सर्द बर्फीला झोंका मेरे करीब से यूं गुजरा कि जैसे मेरी रूह में उतर गया हो। मेरा कैमरा वाज़े और गैर वाज़े हर तरह के मनाजिर को अपनी कैद में रखने की सलाहियत रखता था। कैमरे की मदद से अपने इर्दा गिर्द की तस्वीर ले डाली और मुझे जाने अनजाने में इसका इल्म भी ना हुआ। और फिर फौरी प्रिंट देखते ही मेरी रीढ़ की हड्डी तक में सनसनी सी दौड़ गई। मुझे अपनी रगों में बहता हुआ खून जमता हुआ महसूस होने लगा। इंसानी कद के बराबर एक सफ़ेद सा हियोला जिसकी पुश्त मेरी जानिब थी। सियाह बिखरे बाल देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो हियोला किसी लड़की का था। खौफ और दहशत के मारे मैं बेहोश होते होते बचा था। मेरे वहमो गमान में भी नहीं था कि इतने दिन से मेरे साथ कोई रूह मौजूद थी। अल्लाह ही जाने ये क्या था जिसकी मौजूदगी से मैं बिल्कुल बेखबर था, मगर वो मुझे हर पल देख रही थी। मेरे हाथों की कपकपाहट के बायस कैमरा ज़मीन पर गिरते गिरते बचा था। मेरा जहन बेहद मुंतशिर था। क्या कोई नादीदा हस्ती मेरी रूममेट है? कोई रूह, कोई बदरूह या फिर कोई आसेब है? इन ख्यालों के आते ही मेरा जिस्म बेजान होने लगा था। मैं अभी इसी खौफनाक सूरत हाल से निकलने की कोशिश में था कि कमरे की लाइट अचानक ऑफ हो गई। बादल ज़ोरदार आवाज़ में गरजा था और साथ ही बिजली की कड़क ने मेरे जिस्म की रग जां में एक खौफ का तूफान मचा दिया और माहौल को मज़ीद भयानक बना दिया था। तंदो तेज़ हवाओं ने होटल की मजबूत खिड़कियों और दरवाज़ों को हिलाकर रख दिया था। मैं जो अंधेरे में टार्च ढूंढ रहा था एकदम दहल कर रह गया। कमरे की खिड़की एक ज़ोरदार धमाके के साथ खुल गई। माहौल में एक अजीब सा इस्तराब था जो मुझे महसूस हो रहा था। ड्रेसिंग टेबल पर टार्च की तलाश करते हुए न जाने मैं कितनी ही चीज़ें उलट पलट बैठा था। मेरा सांस थूकने की तरह चल रहा था और मैं इस अंधेरे में अपने आगे पीछे देखने की कोशिश करने लगा। अचानक ही मेरी नज़र सामने पड़ी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई नादीदा मखलूक मुझे अपनी गिरफ्त में ले लेगी। जैसे ही मैंने टॉर्च ऑन की तो खिड़की के पास सफ़ेद लिबादे में मलबूस एक लड़की मेरे सामने खड़ी हुई थी। उसके सियाह और घने बाल खुले हुए थे और रंगत बिल्कुल सफ़ेद, जैसे जिस्म में खून का एक कतरा भी ना हो। होंठ स्याही माइल हो रहे थे। आंखों में इस कदर वीरानी थी कि यूं लगता था अंधेरी रात में किसी सुनसान कब्रिस्तान को देख रहा हूं, जहां एक बदरूह मेरे सामने खड़ी है और अभी मेरी रूह कब्ज कर लेगी। मेरी कैफियत उस वक्त ऐसी थी, काटो तो बदन में लहू नहीं। उसके चेहरे पर बेबसी और कर्ब नुमाया दिखाई दे रहा था। मुझे देखकर वो कुछ बोलती थी, मगर मैं ना तो कुछ समझ पा रहा था और ना ही सुन पा रहा था। उसकी पुरस्रार सरगोशियां मेरे पर्दे समात तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ जाती। कौन कौन मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, मगर जवाब में संगीन खामोशी छाई रही। कौन हो तुम? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मैं फटी फटी आवाज में अपनी पूरी हिम्मत और जोर लगाकर चिल्लाया। वो लड़की कुछ कहने की कोशिश करती थी, मगर मैं कुछ सुन ना पाता था। उसका चेहरा देखकर मुझे मौत शिद्दत से याद आने लगी और मैं खौफजदा होकर दरवाजे की जानिब दौड़ा और लाग को तेजी से घुमाने लगा, मगर दरवाजा तो सख्ती से बंद था। मैंने मुड़कर जब उसकी जानिब देखा तो वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। मेरे हाथ से टार्च गिर पड़ी जो फर्श पर पड़ी दाएं बाएं झूल रही थी। वो लड़की टार्च की रोशनी में मजीद भयानक लग रही थी, मगर उसके अंदाज में एक कर्ब था, एक बेबसी थी। मगर मैं इस वहशत के आलम में अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हुए मैं चिल्लाया, कोई है जो मेरी मदद करे। मैं फटी फटी आवाज़ में चीखा और रो पड़ा। मौत मेरे बहुत करीब पहुंच चुकी थी। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। दिल ने बेख्तियार दुआ मांगी कि अचानक लाइट आ गई। वो दरवाज़ा जो काफ़ी देर से खुल नहीं रहा था एकदम खुल गया। मैंने बाहर की जानिब दौड़ लगाई, जैसे कोई परिंदा पिंजरा खुल जाने के बाद आसमान की तरफ परवाज करता है और पीछे मुड़कर नहीं देखता। मैं गिरता पड़ता होटल मैनेजर के पास जा पहुंचा
और बदहवासी के आलम में एक एक बात बताने लगा। वो मेरी हालत और मेरी हर बात पर हैरान और शशदर रह गया। तस्दीक के लिए होटल का अमला मेरे साथ मेरे रूम में आ पहुंचा, मगर वो कफन पोश औरत कहीं भी मुझे दिखाई न दी और कमरा भी बिल्कुल दुरुस्त हालत में था, जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। और हैरत अंगेज बात जो होटल मैनेजर ने मुझे बताई थी कि हमारे होटल में तो कभी लाइट गई ही नहीं, ये सुनकर मेरे रोंगटे फिर खड़े हो गए। मैंने उन्हें भरपूर यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर हर आंख में बेयकीनी और तमस्खुर था, जैसे वो दिल ही दिल में मेरे इस डर पे हंस रहे थे और मेरा मजाक उड़ा रहे थे। राइटर बाबू, आपकी ही तहरीर का कोई पुरस्रार किरदार आपको ख्वाब बनकर आया होगा, या उससे कोई हसीना निकलकर बाहर तो नहीं आ गई थी। बूढ़े मुलाजिम ने मुझ पर जुमला कसा। उसकी ये बात सुनते ही पूरा स्टाफ खिलखिलाकर हंस पड़ा और मैं अपनी बेबसी पर तिल मिला के रह गया। प्लीज़ मैनेजर साहब, मैं सुबह होते ही यह रूम से चला जाऊंगा, मगर आज रात के लिए मुझे कोई और रूम दे दें, या चंद घंटों के लिए मुझे किसी और का रूममेट भी बनना पड़ा तो मैं बनने के लिए तैयार हूं। मैं कतई अंदाज में बोला। देखिए सलमान साहब, इस वक्त तमाम रूम बुक हैं। आपको ज़रूर कोई वहम हुआ है, या तो आप कोई पुरस्रार किताब पढ़ रहे थे और दौरान ख्वाब आप डर गए हैं। कोई बात नहीं, ऐसा अक्सर हो जाता है, मगर आप वहम को जहन से निकाल दें, क्योंकि वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। होटल मैनेजर ने मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए तसल्ली आमेज लहजे में कहा। फिर उसी इज़्तिराबी कैफियत में मैं अपने रूम में वापस आया, रूम की लाइट ऑन की और अपने लिहाफ में दुबक गया। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखता रहा, दिल को यकीन दिलाता रहा कि वो भयानक वजूद कहीं मौजूद नहीं, लेकिन मेरा दिल अंदर से कह रहा था कि वो लड़की आसपास ही कहीं मौजूद है, जो मेरी नज़रों से ओझल ज़रूर है, लेकिन उसकी मौजूदगी यही है। दिलो दिमाग के अंदाज़ों पर तस्दीक की मुहर सब्त कर रहा था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरा दिमाग थकने लगा था और आंखें नींद से बोझल हो रही थीं और मुझे एकदम से गनूदगी तारी होने लगी थी। न जाने कब मैं सो गया, मुझे पता ही न चला था। नींद में मुझे फिर से वही ख्वाब आया। ख्वाब में सफ़ेद लिबादे में वही लड़की कमरे में मौजूद थी, जिसके चेहरे पर कर्ब व अलम के वाज़ेह आसार थे। मेरी कब्र कहाँ है? मेरा कफन ला दो, मुझे मट्टी में उतारो, वो बेकरारी से कहती हुई कमरे की अलमारी के करीब बैठकर रोने लगी। भयानक सिसकियों से मेरा दिल हौलने लगा। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा और मेरी आंख खुल गई। मेरा दिल चीख चीख कर कह रहा था कि मैं ज़रूर किसी आसेबी चक्कर में फंस गया हूँ और अब शायद मर के ही मैं इस चक्कर से निकल पाऊंगा। इसी असना में मोबाइल की बेल बजी। अम्मी का नंबर देखकर मेरा दिल चाहा कि धाड़े मार मार कर रोने लगूं कि अम्मी, आपका बेटा ऐसे कमरे में कैद होकर रह गया है जहां से निकलने की कोई सूरत नहीं बन रही। बाहर भी मौसम इतना ख़राब है कि मैं यहाँ से कहीं और नहीं जा सकता। सलमान बेटा, कब तक वापसी है? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। काफ़ी दिनों से तुम्हारे बारे में परेशान कुन ख्वाब देख रही हूँ। बस बहुत हो गई सैरो तफरी, अब जल्द लौट आओ। अम्मी की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं पर लगाकर उड़ जाऊं और उनकी आगोश में गहरी नींद जाके सोऊं, ताकि मेरे जहन से हर खौफ मिट जाए। अम्मी, तूफ़ानी बारिशों के बायस आमदो रफ्त और निज़ाम मुअत्तल होकर रह गया है। जैसे ही कोई सूरत बनती है मैं वापस आ जाऊंगा। मैंने उन्हें तसल्ली दी। असल बात बताकर मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था, वरना दिल चाह रहा था कि अभी रो दूं। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि मैं अब वापस अम्मी के पास जिंदा जाऊंगा भी। देखो बेटा, ज़रा बराबर भी मुश्किल आए तो उस रहमान को मदद के लिए पुकारना। वो अपने बंदों के लिए ऐसे असबाब बनाता है कि इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होता। जैसे ही अम्मी ने कॉल काटी तो अज़ान सहर की सदाएं बुलंद होने लगी। मैं सजदे में सरक कर देर तक उस पाक परवरदिगार से मदद मांगता रहा। तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला अभी तक जारी था। यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे कुदरत को अभी मंजूर ही ना हो कि मैं यहाँ से जाऊँ। जिस जगह मौत लिख दी गई है उस मकाम से इंसान चाह के भी फरार नहीं हो सकता। इस सोच ने मुझे कदरे मुतमईन कर दिया था।
दूसरी सुबह होटल मैनेजर ने मेरे साथ ये मेहरबानी की कि मेरे कमरे की ख़ास तौर पर सफाई सुथराई करवाई। नागवार बू के ख़ात्मे के लिए उम्दा स्प्रे इस्तेमाल कराया और लॉक मास्टर का फौरी इंतज़ाम कराया ताकि अलमारी को खोला जाए। पिछले 1 घंटे से लॉक मास्टर लगा हुआ था, मगर अलमारी खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर अल्लाह अल्लाह करके अलमारी खुली तो फिर पूरा कमरा चीखों से गूंज उठा। सारे अमले में खुलबली सी मच गई। सफ़ेद चादर में लिपटी लाश जो एक बहुत बड़े मोमी लिफाफे में बंद थी, लॉक मास्टर के ऊपर आ गिरी थी। लॉक मास्टर बेचारा खौफ के मारे बेहोश हो गया। सारे कमरे में ताफुन सा फैल गया। बदबू के मारे उबकाई आने लगी। मैं ये सारा मंजर हैरान और परेशान देखता रहा। होटल मालकान ने बदनामी के डर से मुझसे किसी किस्म का रेंट ना लिया, बल्कि वादा लिया गया था कि आप ये खबर अखबार में नहीं देंगे वरना हमारा होटल बर्बाद हो जाएगा। पुलिस को इतला दिए बगैर इस नामालूम लड़की की लाश की तजहीज़ व तदफीन कर दी गई, और वो भी इंतहाई खुफिया अंदाज में। इसका जनाजा पढ़ाया गया और मैं सफ़े अव्वल में खड़ा था। ख्वाब का वो सिलसिला ख़त्म हो चुका था, क्योंकि हर ख्वाब लफ्ज़ बा लफ्ज़ पूरा हो चुका था। मेरे यहाँ आने का वो मकसद पूरा हो गया था जिससे मैं बिल्कुल लाइल्म था। मैंने अपना सामान समेटा और मुतमईन अंदाज में रुजहत सफ़र बांध लिया। कातिब तकदीर की मुझे यहाँ मुसलसल ठहराने रखने की जो मसलहत थी वो समझ में आ चुकी थी। मैं कमरे से निकलने लगा था कि मेरी नज़र एक स्याह डायरी पर पड़ी। मैंने वो खोली तो उसमें हुरिया जुल्करनैन बहुत ही नफासत से लिखा हुआ था। मैंने वो डायरी अपने सामान में रख ली और घर आ गया। डायरी में उस नामालूम लड़की की तस्वीर, जाली निकाहनामा और कुछ अधूरी इबारतें थीं, जिनसे मैं ये समझ पाया था कि एक बदनसीब बिनते हवा को अपने बास से मोहब्बत हो गई थी। मोहब्बत के दावे और कस्में इब्ने आदम ने वैसे ही खाए जैसे हर मर्द करता है। उस शख्स ने जाली निकाह किया और वो बदनसीब अपना सब कुछ बर्बाद कर चुकी, तो उस शख्स की असलियत खुली जो एक अयाश मर्द था। उस मर्द ने जान छुड़ाने की कोशिश की, जिसका इजहार हुरिया ने डायरी में भी किया था। जगह जगह डायरी पर आंसू भी गिरे हुए थे और एक बिनते हवा की धोखा खाने की पूरी दास्तान डायरी में सब थी। डायरी के आखिर में लिखे अल्फाज पढ़कर मुझे मर्द होने पर शर्म आने लगी कि हम मर्द हर हद पार कर जाते हैं। मर्द को अगर मर्द ना कहते तो शायद मरदूद कहते। अल्लाह पाक अगर शैतान के बाद किसी को अपनी मखलूक में मरदूद करार देता है तो यकीनन वो मर्द ही होगा। मैं काफ़ी दिन रंजीदा रहा। उस लड़की की बेबस मौत बल्कि कत्ल पर आंसू बहाता रहा। जब वो असलियत जान गई तो उस शख्स ने उस लड़की का कत्ल करवा दिया और अपनी हवस पूरी करके उसकी लाश को अलमारी में छुपा दिया था। मगर वो बेचारी चीखती चिल्लाती रही, मदद मांगती रही। इस वाक़ये को 7 साल गुजर चुके हैं। मैंने ख्वाबों को कभी अहमियत नहीं दी थी। ख्वाब वाकई ही आधी ज़िंदगी होते हैं और बहुत से मामलात, वाक़यात इंसानी आँख से ओझल भी होते हैं जो हमें ख्वाब में दिखाए जाते हैं। ख्वाबों को झुठलाना, खुद से ताबीरें अखज़ करना, ये कहना कि हर ख्वाब की ताबीर उसके बरअक्स होती है, यानी उल्टी होती है, ये सब बातें सरासर गलत और बेबुनियाद हैं। पूरे 7 दिन मैंने उस कमरे में गुजारे जहाँ एक लड़की की रूह मेरी रूममेट रही। वो मुझसे मदद मांग रही थी। तलब गुस्ल मैयत उस बेचारी को बार बार पानी की तरफ ले जाती। वाशरूम में पानी गिरने के पीछे ये राज पिनाह था। दोस्तों, अल्लाह की हर काम में मसलिहत होती है। अल्लाह ने मुझसे ये काम लिया। पहले ख्वाबों के ज़रिए मुझे मुतला किया गया और जब तक उसे कब्र में नहीं उतार दिया गया उसने मुझे एक कमरे में कैद कर दिया और बाहर निकलने की सबील भी बंद कर दी। तूफ़ानी बारिशें होती रहीं, मगर जब सारा काम पाया तकमील को पहुंच गया तो बारिश भी बंद हो गई और रास्ते भी खुल गए। मैं आज भी उस वाक़ये को सोचता हूँ तो दिल इंतहाई सुकून महसूस करता है। मैंने घर आकर घर के पास मौजूदा थाने में उस लड़की की कंप्लेन दर्ज कराई और काफ़ी अरसा इस मामले की छानबीन होती रही। आखिरकार वो मर्द मरदूद पकड़ा गया और अपने अंजाम को पहुंचा। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और हमारी कहानियों और किस्सों को शेयर किया करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।